Uh, Students, we are about to begin our session. Our resource person, Sasi sir, is here with us, and he will deliver the thing. So, without wasting your time, I want to introduce Sasi sir so that the proceedings can be started without delay. Okay, sir, you can start. Okay, sir. Good morning, all of you. Good morning, students. Subir sir, am I visible? Yeah, 1 second. No, you are not visible. Now you are visible. And the students, please interact with sir so that this session could be more fruitful. Please interact with him and discuss with him. Sir, बोर्ड थोड़ा सा एक बार कुछ लिखिए ना. साइन कर रहा है क्या? माइक ऑन नहीं हो रहा है प्रिंस. उसका तो ऑन है माइक. अच्छा, तुम इसको कर दिया था ना म्यूट. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हाँ सर, हाँ स्टार्ट कर दीजिए सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कैसा चल रहा है प्रिपरेशन सबका? अच्छा से चल रहा है सर. प्रिपरेशन कैसा? कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस, ठीक चल रहा है सर. कुछ डिस्कशन? अभी कैसे फिजिक्स को कैसे टारगेट करके ले चल रहा है? कैसे फिजिक्स को प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम के लिए? पहले डेरिवेशंस बना रहे हैं, फिर क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं. शेड्यूल तो सबको मिल गया है ना बोर्ड एग्जाम का? बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल सबको मिल गया है? यस सर. यस सर. कब से स्टार्ट हो रहा है? यस सर, 4 मई. 4th में से. कब फिजिक्स का पेपर कब है? सर 18th मई. 18th मई को. एंड टुडे इज 8th फरवरी. तो बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है? बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है? कोर्स कंप्लीट हो गया सबका? जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं कोर्स कंप्लीट हो गया है सबका या कुछ पार्ट रिमेनिंग है? नो सर, कंप्लीट है. हाँ शशि सर, हम 1 सेकंड इंटरफेयर करेंगे. आपका ना नेटवर्क जो है नहीं, आपका नेटवर्क जो है ना वो अनस्टेबल हो रहा है, इसीलिए आवाज आपका क्रैक कर रहा है. जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट. हाँ हाँ. अभी ठीक है? अभी भी क्रैक कर रहा है. आप हाँ, आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए ना, एग्जिट करके दोबारा.
हेलो। हाँ हेलो प्रिंस, एक मिनट रुको, सर का नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट रुको। यस सर, यस। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट है ना? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट प्लानिंग रिवीजन के लिए, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो वर्क है रिवीजन और प्रैक्टिस का है। रिवीजन में बेसिकली हम लोग दोनों पार्ट को सेपरेटली प्लान करेंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। सैंपल पर सबके हाथ में है, सबको मिल गया है? सर सैंपल पर किसका लेना सबको मिल अच्छा गया? रहेगा? अभी तक लिए नहीं है। अभी तक नहीं नहीं। मिला, नहीं लिए हैं नहीं। सर। सर किसका अरिहंत लेना का ले अच्छा सकते रहेगा? हो, अरिहंत का ले सकते हो। ओके सर। अरिहंत वाले में 15 प्रैक्टिस पेपर है और 15 सेट सफिशिएंट है, ठीक है। और एक तो उसमें दिया है एक्स्ट्रा, जो सीबीएसई सैंपल पेपर दिया है। अब क्या है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले अब तक हम लोग का जो सेशन चल रहा था या जो प्रिपरेशन हो रहा था सबका, उसका मेन मोटो था लर्निंग। चैप्टर का लर्निंग हो जाए कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बेसिकली उससे कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, हमसे प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं। तो वो सारा पार्ट था लर्निंग का। अब लर्निंग पार्ट के बाद दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, ये रिवीजन कैसे करेंगे, और रिवीजन करने के बाद फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के बाद फाइनल जो प्लानिंग है वो है प्रैक्टिस का। अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे कैसे, एक बार थोड़ा सा अपना ओवरव्यू पूरे सिलेबस का कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना था, उसमें से डिफिकल्ट हमको कौन कौन सा चैप्टर लगा, या अभी भी कौन कौन से चैप्टर में हमको ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग पहले देखेंगे रिवीजन में। और रिवीजन के साथ साथ उस सारे चैप्टर का प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है उस चैप्टर के, 5 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर से आता है कि नहीं, अगर आता है तो कौन से टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है, वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो डिफिकल्ट पोर्शन है। डिफिकल्ट पोर्शन को सेपरेट करना, हो सकता है सारे स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो, कॉमन भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। अलग अलग स्टूडेंट का प्रिपरेशन कैसा है, उसी के बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उस डिफिकल्ट टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, चैप्टर का रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस से सेंस है कि हम कब सैंपल पेपर सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, या सैंपल पर कब हमको सॉल्व करना चाहिए। सैंपल पर जब स्टार्ट करेंगे तो फिर ये रिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा हमारा, तब रिवीजन भी होगा किससे, सैंपल पेपर से ही। तो किसी को कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा हो कि ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। हेलो सर। यस। सर सेमीकंडक्टर्स का कुछ कुछ सर समझ में नहीं आ रहा था चैप्टर, वो पढ़ा देंगे क्या? देखो ये सब सेमीकंडक्टर में क्या पीएन है ना कि जंक्शन, जो, हेलो, ये सब पीएन जंक्शन पूछ रहे थे उसी का, सेमीकंडक्टर का। हाँ तो पीएन जंक्शन ही बेसिकली पढ़ना है, बाकी सब तो सिलेबस ओमिट कर दिया। तो सर इसमें गेट गेट नहीं है सर, लॉजिक गेट ये नहीं वाला नहीं, कट हो गया सर। वो सब चीज हटा दिया है।
जैक में है ना सर? यस, जैक जैक बोर्ड में है ना सर? हाँ जैक बोर्ड में है, उसमें से भी बहुत सारा पोर्शन हटाया है। ओके सर। एडिटेड जो डिलीटेड पोर्शन है वो तुम्हारे पास है या नहीं है? नहीं है तो हम सुबीर सर को अवेलेबल करा देंगे, वो तुम लोग को व्हाट्सएप कर देंगे। नहीं है सर। हाँ डिलीटेड हाँ हाँ, तो हमको दे दीजिएगा, हम यहीं से सबके पास, सबका मेल आईडी है ना, हम सबको को भिजवा देंगे हम। सीबीएसई वाला भी भेज देंगे, जैक वाला भी भेज देंगे, ठीक दोनों ठीक डिलीटेड ठीक पोर्शन। ठीक 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 ठीक। ठीक है। ठीक। सेमीकंडक्टर में बेसिकली जो क्वेश्चंस आएगा वो पीएन जंक्शंस तक ही आएगा, क्योंकि उसके बाद जो हम लोग जेनर डायोड करते थे वो सारा कुछ जेनर डायोड सिलेबस से हट गया है, उससे क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो जेनर डायोड से जब बोर्ड एलईडी में से भी क्वेश्चन क्वेश्चन आता रहेगा, है ना ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा हट गया है, अब सर? ट्रांजिस्टर हट गया है एलईडी से भी, एलईडी है ना, हाँ एलईडी से तो क्वेश्चन आता है ना सर? एलईडी से जो तुम्हारा आएगा एमसीक्यू आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो उससे बनता ही नहीं है, उससे न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। ठीक है, जो भी 2-3 अब तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा नहीं, 2-3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा? पीएन जंक्शन से। ठीक है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन पोर्शन क्लियर है या उस पे कुछ हम लोग डिस्कस करें अभी? सर डिस्कस कर लेते, क्लियर नहीं है। ओके, पीएन जंक्शन बहुत आसान टॉपिक है। स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो तुम जरूर सॉल्व करोगे और सबसे पहले सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है हमारा और सबसे स्कोरिंग टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पोर्शन होगा पीएन जंक्शन का। पीएन जंक्शन मीन्स यहाँ पे 2 लेटर यूज किया हुआ है, पीएन, और जंक्शन मीन्स जानते हो, जंक्शन मीन्स जिस पोर्शन पे हम ज्वाइन करते हैं दो चीज को, उसको बोलते हैं जंक्शन। तो सेमीकंडक्टर का 2 टाइप होता है, पी मीन्स वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एन मीन्स वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीएन जंक्शन जानने से पहले ये जान ले कि ये 2 तरह के सेमीकंडक्टर का जंक्शन है। मींस 2 तरह के सेमीकंडक्टर के पोर्शन को हम 1 बाय 1 एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए, तो इसी कॉम्बिनेशन को, अगर ये पी टाइप है ये एन टाइप है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक पोर्शन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक पोर्शन है, दोनों को ज्वाइन कर दिए एंड टू एंड, तो ये जो जंक्शन बना, और ये पूरे कॉम्बिनेशन का ही हम लोग नेमिंग करते हैं, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब ये पीएन जंक्शन क्यों पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या है? तो सेमीकंडक्टर्स थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर है क्या? तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, solids are classified into 3 categories: first, second and third। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। और किसी सिचुएशन में एक ही सॉलिड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है और थोड़ा सिचुएशन चेंज कर दें, कंडीशंस चेंज कर दें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मींस किसी कंडीशन में वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है और किसी कंडीशन में
वो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी मीन्स हाफ। तो ऐसा कंडक्टर जो प्योर कंडक्टर नहीं हो, स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे और कुछ स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे, दैट कैटेगरी ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो ये कंडक्टर तो हम लोग 12th के सिलेबस में खूब पढ़े, क्योंकि पूरा चैप्टर जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है, वो पूरा का पूरा कंडक्टर पे बेस्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर से होकर फ्लो करता है। इंसुलेटर हमको स्टडी नहीं करना है, जानना है कि इंसुलेटर है क्या। इंसुलेटर वैसे सॉलिड्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और वैसा सॉलिड्स जो स्पेशल कंडीशन में कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है, स्पेशल कंडीशन में इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करता है, दोनों नेचर शो करता है अगर वो, तो दैट कैटेगरी और दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। अब ये सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर है क्या, क्यों कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जानना जरूरी है। क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों कोई सॉलिड कंडक्टर जैसा बिहेव करता है और क्यों कोई सॉलिड इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, और किस कंडीशन में सॉलिड सेमी कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। इस पार्ट को डिस्कस करें या स्किप करें, बोलो। सर स्किप कर सकते हैं। बोलो यस, सर स्किप कर सकते हैं ये वाला पार्ट। स्किप कर देना। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर जानते हो तो इस पार्ट को स्किप करते हैं, क्योंकि ये जस्ट फॉर नॉलेज है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो सॉलिड्स के केस में, जैसे हम सिलिकॉन का एग्जांपल लें, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, और 14 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखें तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स हम बोले कि ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, सो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो ऑर्बिट बोल रहे हैं, इस ऑर्बिट का कुछ और नाम है, इसी को हम शेल भी बोलते हैं, और इसको और बेटर वे में हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड एनर्जी लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड एनर्जी लेवल मीन्स आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बोल सकते हैं आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो जब सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है तो एटम्स काफी क्लोजली पैक होते हैं, और काफी क्लोजली पैक होने से आउटर ऑर्बिट एक एटम का दूसरे एटम से बहुत क्लोज हो जाता है। आउटर ऑर्बिट एक तरह से शेयर्ड हो जाता है। अब जिस पॉइंट पे आउटर ऑर्बिट शेयर्ड हो जाता है, उस पॉइंट का दोनों ही एटम के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस हो जाता है। सपोज ए और बी दो न्यूक्लियस है, दोनों के सेंटर से ये जो कॉमन पॉइंट है इक्वल हो जाता है। इक्वल हो जाता है तो जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का रिवॉल्व करते हुए यहाँ पे आता है,
तो दोनों तरफ से इक्वल अट्रैक्शन वो फील करता है, और इक्वल अट्रैक्शन फील करता है तो अपना आइडेंटिटी लूज करने लगता है। जब आइडेंटिटी लूज करने लगता है तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, जिसको यहाँ पे हम थर्ड ऑर्बिट बोले, फॉर एग्जाम्पल थर्ड ऑर्बिट जो था सिलिकॉन के केस में वो था आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। अब ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जब एक दूसरे से शेयर्ड होने लगा तो अब ये केमिस्ट्री के लॉ को, ये बोर्स थ्योरी को, ये अब बाउ प्रिंसिपल को वायलेट करने लगा। अब वायलेट करने लगा कब? जब हमारा सब्सटेंस कैसा था? सॉलिड। सॉलिड में आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल बोर्स थ्योरी को वायलेट करता है, अबाव प्रिंसिपल को वायलेट करता है। तो जब इसको वायलेट करने लगा तो हमारे साइंटिस्ट इसका एक्सपेरिमेंट किए लैब में, क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पे फाइनल कंक्लूजन उनका निकला कि यहाँ पे बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का डिवीजन हो जाता है दो तरह के एनर्जी लेवल में, जिसको बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल बोला गया, जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट को बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे पार्ट को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जैसे एसपीडीएफ में देखते हैं एस का एनर्जी पी से कम होता है, पी का डी से कम होता है। वैसे वैलेंस बैंड उस एनर्जी लेवल को कहा गया जिसके पास लो एनर्जी था। मींस लो एनर्जी बैंड इज बेसिकली कॉल्ड वैलेंस बैंड and high energy band is called conduction band. अब थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे थे? आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में, और आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का डिवीजन हो गया दो तरह के एनर्जी बैंड में, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो अब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसका प्लेस 2 हो गया, या तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, या दोनों में होगा, कुछ वैलेंस बैंड में होगा, कुछ कंडक्शन बैंड में होगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी in any solids. Means electrons which are found in conduction band, that electrons of valence cell, yeah, that electrons of outermost energy level which are present in conduction band, not valence band. अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है तो 3 को छोड़ के वही एक इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दैट वन इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा हो कि अगर चारों इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो वैलेंस बैंड में है तो कंडक्शन बैंड में 0 हो गया, कंडक्शन बैंड में 0 हो गया तो हमारा सॉलिड्स किसके जैसा बिहेव करेगा? वो बन जाएगा इंसुलेटर। अगर वो इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो इंसुलेटर। लेकिन अगर ये 4 में से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हो गया, तो वो इंसुलेटर जैसा बिहेव नहीं करेगा, तब वो बिहेव करेगा कंडक्टर जैसा। So if any solid conducts electricity, that means that solid must have some free electrons, means in that particular solid some electron are present in conduction band. तो यहां से एक चीज हम सीखे कि what are free electrons? Free electrons are that valence electrons which are present in conduction band. Is it clear? फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया? यस सर।
फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अब सपोज सिलिकॉन का हम एग्जांपल लिए, तो सिलिकॉन का हम पढ़ रहे हैं आपको सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल का 2 पार्ट में डिवीजन हो गया, वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर एक बनाते हैं एनर्जी बैंड जो कहलाता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड मीन्स लो एनर्जी स्पेस एंड कंडक्शन बैंड मीन्स हाई एनर्जी स्पेस। और ये जो दोनों स्पेस के बीच जो एनर्जी गैप है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, या इसका दूसरा नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे है? वैलेंस बैंड में। सपोज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं है, तो ये कैटेगरी हो गया किसका? इंसुलेटर का। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जब वैलेंस बैंड एनर्जी और कंडक्शन बैंड एनर्जी में है, तो ये सॉलिड्स बिहेव करता है इंसुलेटर जैसा। लेकिन अगर ऐसा हो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, तो वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमेशा कंडक्शन बैंड में रहेगा। तो कंडक्शन बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, तो ये बिहेव करेगा कंडक्टर जैसा। दैट मीन्स इन केस ऑफ कंडक्टर, forbidden energy gap is always 0. There is no energy difference, there is no energy gap between the two bands, that is valence band and conduction band. And energy gap is maximum between valence band and conduction band. These types of solid are called insulator. अब थर्ड वन जो है, जिसके बारे में हमको स्टडी करना है, दैट इज सेमी कंडक्टर। तो जब इंसुलेटर क्लियर हो गया, कंडक्टर क्लियर हो गया, तो ये देखते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो पोर्शन है, बीच का जो बिहेवियर है, दैट इज ऑफ सेमीकंडक्टर। मींस न तो एनर्जी गैप मैक्सिमम हो और न तो एनर्जी गैप 0 हो। एनर्जी गैप कैसा हो? ऑप्टिमम। न वो मैक्सिमम हो न 0 हो, एनर्जी गैप ऑप्टिमम हो। मींस जब जरूरत हो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाए और जब जरूरत हो वो कंडक्शन बैंड को खाली कर दे, तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सपोज ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच गया कंडक्शन बैंड में, तो ये बिहेव करेगा किसके जैसा? कंडक्टर के जैसा। टेम्परेचर डिक्रीज किए, ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ गया, तब वो बिहेव करेगा किसके जैसा? इंसुलेटर के जैसा। मींस टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर के अब एक ही सॉलिड कंडक्टिंग बिहेवियर शो कर रहा है और सर्टेन टेम्परेचर के नीचे वही सॉलिड इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा है। मींस दोनों का नेचर वो शो कर रहा है सर्टेन कंडीशंस पे। तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब कंडक्शन बैंड में पहुंचा, व्हेन टेम्परेचर इज
increased. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, और इलेक्ट्रॉन का जहां डिफिशियंसी होता है वहां बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जगह वैकेंट हो गया. This vacancy is called hole. Means when an electron jumps from valence band to conduction band, a hole is created in the valence band, and that hole is equivalent to 1 unit positive charge. तो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, तो यहाँ पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ कंडक्शन बैंड में. वैलेंस बैंड में उसके प्लेस पे एक पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट बना, that is called hole. So in case of semiconductor, we have two types of charge carriers. First is hole and second is electron. Electrons are also charge carriers and holes are also charge carriers. Holes means vacancy of electron, and vacancy of electron will treat as positive charge. So inside valence band, a positive charge is created, and inside conduction band, a negative charge is created. Negative charge means electron and positive charge means hole. So there are two types of charge carriers. First one is hole and second one is electron in case of semiconductors. So second question is, what is hole? So hole is equivalent to positive charge and which is created when an electron jumps from valence band to conduction band. There are two types of charge carriers in semiconductor. First one is hole and second one is electron. Electrons are negatively charged and holes are equivalent to positive charge. अब इसी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के नंबर पर हम सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन करते हैं कि सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का है, वो एन टाइप का है कि पी टाइप का है. P मीन्स पॉजिटिव, N मीन्स नेगेटिव. तो जहां पे मेजोरिटी होगा होल्स का, वैसा सॉलिड जहां मेजोरिटी चार्ज कैरियर है होल, तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. और वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. So that particular type of semiconductor which have majority charge carriers are holes are called p-type semiconductor, and that category of semiconductor which have maximum number of electrons, the maximum charge carriers are electron, that is called n-type semiconductor. So these are the classification of semiconductor on the basis of charge carriers. Which charge carrier is in majority, which decides whether the conductor semiconductor is p-type और n-type. तो p-type का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देख लिया. दो चीज सीखे यहाँ पर, एनर्जी बैंड एनर्जी गैप मैक्सिमम कब होगा, तो सॉलिड्स हमारा इंसुलेटर होगा. एनर्जी गैप ओवरलैप कब करेगा, कब गैप जीरो होगा, in case of conductor, and energy gap is minimum, then the solid will behave like semiconductor. And when an electron jumps from valence band to conduction band, a positive charge is formed in valence band. So semiconductors have two types of charge carriers. So they are classified in two categories. First is called p-type and second is called n-type. P-type means when holes are majority charge carriers. And electrons are minority charge carriers. हेलो सर, इस सब में थ्योरी आएगा, थ्योरी लिखने के लिए आएगा सर? पूरा थियोरी आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, बहुत सिंपल, जो
ओम्स लॉ का एप्लीकेशन होगा जिसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। यस सर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का होगा। डायग्राम बनाने भी Yes, आता है sir. सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन में? 5 मार्क्स नहीं आएगा इसमें। सेमीकंडक्टर सर 5 मार्क कहाँ आएगा सर? 5 मार्क्स का अब नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक में ही रहेगा। हेलो, यस सर। यस सर। अब जो क्वेश्चन होगा वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। कुछ एमसीक्यू देगा, जो थ्योरी हम लोग कर रहे हैं 3 इसे marks. एमसीक्यू देगा 1 मार्क्स। डायग्राम बनाने देगा जिसमें हम लोग वो किस टाइप हाफ से वेव आएगा सर? रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। वो हाँ, एमसीक्यू की किस टाइप से आएगा सर? एमसीक्यू MCQ देगा सर कि वेरी। सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है। यस सर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है। एनर्जी गैप कब मैक्सिमम होता है, एनर्जी गैप 0 कब होता है, कंडक्टर में एनर्जी गैप क्या होता है, हाई एनर्जी बैंड को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड, लो एनर्जी बैंड को क्या बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड कब बोलते हैं, रिवर्स बायस्ड कब बोलते हैं। सर वही वैसा टाइप का क्वेश्चन उस बता दीजिए ना जिसमें डायग्राम दे देता है सर्किट का, वो बोलता है फॉरवर्ड बायस बताने, रिवर्स बायस बताने। इसीलिए बोले ना, पर्टिकुलर चीज पूछोगे तो पर्टिकुलर बताएंगे। तुम्हारा जो डाउट है, जैसे तुम बोले फॉरवर्ड बायस कब बोलते हैं, तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि बाकी प्रीवियस सारा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास। यस जैसे सर। जैसे ये हमारा सेमीकंडक्टर हुआ, जिसको बोलते हैं हम, इस साइड को बोलते हैं पी साइड, इसको बोलते हैं एन साइड। तो जब सेमीकंडक्टर के पी साइड को हम किसी बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से पी साइड को और नेगेटिव टर्मिनल से एन साइड को कनेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। और जब उल्टा करते हैं, पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और ये पी साइड हुआ, ये एन साइड हुआ, पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ये कहलाता है रिवर्स बायस्ड। अब फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है, ये बिहेव करता है किसके जैसा, कंडक्टर के जैसा। रिवर्स बायस में ये बिहेव करता है किसके जैसा, इंसुलेटर के जैसा। मतलब जब फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं तो ये इसमें करंट फ्लो करता है, हमारे डायोड से, हमारे सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो करता है। लेकिन जब इंसुलेटर, जब ये रिवर्स बायस्ड होता है, तब इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, करंट का वैल्यू हो जाता है मिनिमम, दैट इज 0। तो फॉरवर्ड बायस कब बोलते हैं, जब हमारा जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन के पी साइड को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में ये बिहेव करता है कंडक्टर जैसा, तो हम बता सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस जब भी करते हैं तो रेसिस्टेंस इसका मिनिमम हो जाता है। जो हमारा जंक्शन है, जंक्शन का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है तो कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाता है। जब रिवर्स बायस करते हैं तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि करंट का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, तो ये बिहेव करता है इंसुलेटर जैसा। So difference between forward biased and reverse bias, when P side of a junction diode is connected with positive terminal of external battery and N side to the negative terminal of external battery, and it is called forward biased। और इसका उल्टा हो गया, P side को नेगेटिव टर्मिनल से और N side को पॉजिटिव टर्मिनल से, तब ये हो जाता है रिवर्स बायस्ड। ठीक है, यस सर, समझ गया। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, करंट ऑलमोस्ट
नहीं फ्लो करेगा। तो जब हमको डायोड को कंडक्टर जैसा बिहेव कराना होगा तो उसको फॉरवर्ड बायस्ड कर देंगे, जब उसी डायोड को हमको इंसुलेटर जैसा काम करना होगा तो उसको रिवर्स बायस्ड कर देंगे। ठीक है, अपने से पूछो तो ज्यादा हाफ अच्छा वेव रहेगा। हाँ बोलो। सर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर बता दिए। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ मतलब आधा। तो हम जो घर में एसी सप्लाई हमको मिलता है, वो एसी सप्लाई क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब हमारे पास कोई जंक्शन डायोड है या कोई पीएन जंक्शन है, तो ये सिंबॉलिक डायग्राम है पीएन जंक्शन का, ये पी साइड, ये एन साइड। अब इस पीएन जंक्शन को हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किए। कैसे कनेक्ट किए? यहां से एक एसी सोर्स दिए, एसी सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एसी सोर्स दिए इसको, और हम यहां पे एक रेसिस्टर लगा के आउटपुट निकाले। मीन्स ये था हमारा एसी इनपुट, और ये हमारा हो गया आउटपुट। आउटपुट कैसा मिल रहा है? तो जब यहाँ पे हम आउटपुट निकाले, जैसे ही करंट जैसे सप्लाई हुआ, तो हम देखते हैं कि हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होता है। अब हाफ साइकिल में पॉजिटिव हुआ तो ये पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, तब तो ये करंट सप्लाई करेगा। करंट सप्लाई करेगा तो हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल में इनपुट नेगेटिव होगा, तो पी साइड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो जब रिवर्स बायस्ड होगा तो आउटपुट हमको नेग्लिजिबल हो जाएगा। मीन्स अगर ये इनपुट का हम आउटपुट ग्राफ ड्रॉ करें, तो हाफ साइकिल में हमको आउटपुट मिला, लेकिन नेगेटिव साइकिल में फिर जीरो हो गया। फिर जब पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट मिला, फिर नेगेटिव हो गया तो जीरो हो गया, फिर हाफ साइकिल में पॉजिटिव मिला। मीन्स जब जब पॉजिटिव था तो आउटपुट मिला। ये अगर इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, तो ये पूरे साइकिल में हमको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। हाफ साइकिल में ये एब्सेंट हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है। मीन्स अगर कोई बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो बल्ब क्या होगा? ब्लिंक करेगा। कभी बल्ब जलेगा, कभी बुझेगा, कभी बल्ब जलेगा, कभी बल्ब बुझेगा, क्योंकि बल्ब बायस होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, तो बल्ब बुझ जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। मीन्स हाफ साइकिल में ही हमको आउटपुट मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें तुम इनपुट आउटपुट सिग्नल को दिखाओगे वेव के फॉर्म में बना के, और डायग्राम बना के दिखाओगे कि कब हमको आउटपुट मिल रहा है, कब हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हेलो सर, फिर से समझाइएगा। हाँ, फिर से समझाइएगा सर। ये ऐसी इनपुट है। हाँ जब हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन था, हो गया सर, हो गया सर, आगे बढ़िए सर, हो गया। हाँ सर, फिर से थोड़ा समझाइएगा। एसी इनपुट हाफ साइकिल में कैसा डायरेक्शन होगा उसका? पॉजिटिव। हाफ साइकिल में कैसा होगा? नेगेटिव। तो जब जब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो हमारा पी साइड भी पॉजिटिव होगा, और ये बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायस जैसा। और जैसे ही ये एसी इनपुट हमारा नेगेटिव होगा, तो ये पी टर्मिनल नेगेटिव होगा, और ये बिहेव करेगा रिवर्स बायस जैसा। तो फॉरवर्ड बायस में हमको आउटपुट इधर मिलेगा, रिवर्स बायस में आउटपुट नहीं मिलेगा, रिवर्स बायस में जीरो हो जाएगा। तो जब जब हम एसी इनपुट पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो आउटपुट हमको मिल रहा है, जब जब एसी इनपुट नेगेटिव हो रहा है आउटपुट एब्सेंट हो जा रहा है। मीन्स हाफ साइकिल में करंट मिल रहा है,
फिर हाफ साइकिल में करंट एब्सेंट हो जा रहा है, हाफ साइकिल में करंट मिल रहा है, हाफ साइकिल में सिग्नल नहीं मिल रहा है, फिर सिग्नल मिल रहा है, फिर सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है मीन्स आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट करंट आ रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है मीन्स आउटपुट करंट नहीं आ रहा है। तो हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, हाफ साइकिल में आउटपुट एब्सेंट रह रहा है। सो बल्ब कंटिन्यूअसली नहीं जलेगा, आउटपुट हमको कंटिन्यूअसली नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे अरेंजमेंट को, पीएन जंक्शन के ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। सर फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी सोर्स रहता है क्या? नहीं 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 नहीं, फुल वेव रेक्टिफायर में हम कोशिश करते हैं कि हमको ये जो हाफ साइकिल में करंट एब्सेंट हो जा रहा है उसको कैसे कंटिन्यू करें। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए ये जो एक डायोड ऊपर लगा है ना, डायोड मतलब पीएन जंक्शन D1, तो एक डायोड यहां लगा देते हैं नीचे। अब नीचे लगाने से क्या हुआ कि जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो करंट इधर से आएगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो करंट इधर से स्टॉप होगा। थोड़ी देर के बाद ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो करंट इधर से मिलेगा, उधर से नहीं मिलेगा। तो जब हाफ साइकिल में ये करंट नहीं देगा तो ये करंट देगा, हाफ साइकिल में ये करंट नहीं देगा तो ऊपर वाला करंट देगा। तो हर केस में हमको आउटपुट मिलेगा। ये हमारा हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसको हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया? यस सर, एग्जाम यस में- सर। एग्जाम में हम डिटेल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इधर एक हम कॉइल दिखा देंगे। इस कॉइल से हम एसी इनपुट दिखाएंगे, जिसको दिखा देंगे एसी का हमारा इनपुट होता है E = E0 sin ओमेगा t। अब ये टर्मिनल प्लस होगा और ये टर्मिनल माइनस होगा, थोड़ी देर के बाद ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब यहाँ पे एक और कॉइल दिखाएंगे कि ड्यू टू इंडक्शन जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ये चेंज होते रहेगा, ये प्लस रहेगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस रहेगा तो ये प्लस होगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या था, यहाँ पे एक डायोड लगा दिए, इस डायोड का नाम दिए D1, और यहाँ पे एक डायोड लगा दिए, इसका नाम दे दिए D2। अब देखो जब D1 रिवर्स बायस है माइनस के चलते, तो D2 हमारा फॉरवर्ड बायस है। जब यहाँ नेगेटिव होगा तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जब नीचे वाला रिवर्स बायस होगा। और यहाँ पे हम लोग एक वायर लगा के, रेसिस्टर वायर लगा के यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेंगे। तो जब हाफ साइकिल में ये करंट देगा तो भी आउटपुट मिलेगा, और जब ये करंट नहीं देगा तो ये करंट देगा तो भी आउटपुट मिलेगा। मीन्स हर केस में हमको आउटपुट मिल रहा है, हर हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है। इसलिए ये हमारा कहलाता है अरेंजमेंट फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि ये पॉजिटिव थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे ये नेगेटिव थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव थोड़ी देर के बाद नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स जब ऊपर नेगेटिव होगा तो देखो नीचे पॉजिटिव है, और जब ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है। मीन्स D1 D2 मिलके कंटिन्यूअस हमको सप्लाई देगा। तो हम इनपुट आउटपुट का डायग्राम दिखा सकते हैं। ये हमारा इनपुट डायग्राम हुआ और ये हमारा आउटपुट डायग्राम हुआ। जब ये पॉजिटिव था तो भी आउटपुट मिला, नेगेटिव था तो भी आउटपुट मिला, पॉजिटिव था तो भी आउटपुट मिला, नेगेटिव था तभी आउटपुट मिला। तो इनपुट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही है। हर साइकिल में आउटपुट मिल रहा है। मीन्स हम सप्लाई किए एसी और मिला हमको क्या, डीसी। इसलिए इस डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर। वैसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। और ये कंप्लीट साइकिल मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। So what is rectifier? Rectifier is a device which converts alternating current into direct current. Means complete cycle में output मिलता है, तो ये full wave rectifier हुआ। अब यही अगर D2 हम हटा देते
तो एक ही डायोड था, तो जब जब पॉजिटिव मिलता आउटपुट देता है ये, और जब नेगेटिव होता तो आउटपुट एब्सेंट हो जाता, आउटपुट नहीं मिलता। तो इसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बीच बीच में से हाफ हाफ साइकिल गायब हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो डायग्राम बना दोगे, सर्किट डायग्राम बना दोगे, ये साइकिल, ये तुम वेव फॉर्म बना दोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आया हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर? यस सर। एग्जाम में आएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये सर हो जाएगा। सर ये पूछना था, जब कैपेसिटर लगाते हैं मतलब उसमें क्या चेंज हो रहा था? कहाँ पर? कैपेसिटर जब भी लगाते हैं तो करंट स्टेडी स्टेट में आ जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जब भी फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट स्टेडी स्टेट में फ्लो करता है। ये सर समझ गए। सर कुछ ऑफ ठीक में से देखा। हेलो और कोई डाउट किसी को? सर, कुछ ऑप्टिक्स में से हो जाए। ऐसे थोड़ी है प्रसाद है। नहीं सर, प्रसाद नहीं, क्या जी? हल्का फुल्का डाउट। पूछो तब ना, टॉपिक बताओ कि सर ऑप्टिक्स में थोड़ा सा ये चीज बता दीजिए। उसमें क्वेश्चन सर पूछो कि सर ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बता दीजिए। ऑप्टिक्स में से कुछ हो जाए, मतलब ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ा पोर्शन है जी, 3 महीना पढ़ने वाला पोर्शन है। यस सर। हाँ ऑप्टिक्स हाँ से पूछा प्रिंस, क्वेश्चन है। एक्चुअली तुम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछो, कहाँ प्रॉब्लम है। ये यस सर। 2 घंटा में बोलो। माइक्रोस्कोप सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें इम्पोर्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है सर इसमें। वो हल्का सा हो तो जाता कंपाउंड माइक्रोस्कोप ग्रुप थोड़ा सा हो जाता है। ऊपर से सर, ऊपर ऊपर से। तो सर उतना डिटेल में ये भी लंबा है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना, यस सर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर जानते हो, उसी का आएगा डेरिवेशन तुमको एग्जाम में। यस सर। मैग्नीफाइंग पावर समझते हो? नहीं सर। व्हाट इज मैग्नी, नहीं समझते हो। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखे हो ना, बुक में दिया हुआ होगा, हाँ हाँ देखें। देखे हो? उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो अलग चीज हुआ, 2 लेंस होता है उसमें। एक ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जिधर इमेज बनता है उधर आई पीस होता है। यस सर। कुछ ख्याल आ रहा है? यस सर। बोलो। इसी को कर देते हल्का सा सर ड्राइव। हल्का सा नहीं होगा बाबू, उसमें कम से कम तुमको आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट लगेगा। ये 5 मार्क्स का ओ क्वेश्चन है ना। ठीक, ठीक है सर। बिना बिना डायग्राम के स्केच बताए, बिना मैग्नीफाइंग पावर लिखाए कैसे मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करो? ये सर 5 नंबर में आता है। एकदम 5 मार्क्स में फिक्स्ड है क्वेश्चन भी। देखो इसमें 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन अल्टरनेट में आता है, या तो तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा, दोनों में से कोई एक सिलेबस में 5 नहीं है मार्क्स सर, टेलीस्कोप सिलेबस में नहीं है। है। टेलीस्कोप सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका न्यूमेरिकल एक दे देगा तुमको, यस सर। माइक्रोस्कोप का एक न्यूमेरिकल दे देगा, जिसमें मैग्नीफाइंग पावर निकालने बोल देगा। ठीक है। यस इसमें सर। तुम्हारा यही 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स आता है। एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेवल डायग्राम क्या आएगा, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप and derive an expression for magnifying power of compound microscope. यस सर। ठीक है। यस सर। और कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया वो पूछो, ये सब चीज तो
मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो कोई समझने वाला चीज नहीं है, तो क्वेश्चन तुम अपने से भी कर सकते हो। ये सब अब उसमें ड्राइव तुमको करना है डेरिवेशन, इसको। कहीं प्रॉब्लम डेरिवेशन में हो तो वो तुम पूछ सकते हो। हाँ देखो, एक्चुअली ये टाइम को फ्रूटफुल हम लोग तब बना पाएंगे जब एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्ट टू और द पॉइंट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हाँ 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 जिसमें हाँ हाँ जिसमें हाँ समझने का जरूरत हो, कोई हाँ, याद ट्रिकी करने वाला चीज। क्वेश्चन, हाँ हाँ, याद करने वाला क्वेश्चन को पूछ के भी फायदा नहीं है ना। तो कुछ ऐसा एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछो। हम होते तो सबसे पहले तो ये पूछते कि कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से न्यूमेरिकल आसान वाला आएगा, जो कि हमको कम कम मेहनत करके उतना न्यूमेरिकल टच कर लेंगे हम। या कुछ मतलब इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन हाँ 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 जिसमें हाँ प्रॉब्लम रियल है, हाँ प्रॉब्लम होता है हाँ, जैसे रखने वो वाले। जैसे पूछा। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछे तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद करना होगा। हाँ उसमें कोई हाँ ऐसा चीज नहीं है जो कि हाँ समझ में आने का, हाँ तो हाँ डायग्राम प्रैक्टिस करना होगा और याद करना होगा उसको। हाँ, मतलब जैसे वो सेमीकंडक्टर पूछा, वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाला पूछो। पूछो किशोर, पूछो आकाश, पूछो। सर ये पूछना था कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो चैप्टर है सर, उसमें हाँ कुछ सर वो देखे हैं नहीं स्कूल में सर, वो बताया भी नहीं गया। उसमें से क्वेश्चंस जो जैसा आता है वो थोड़ा बता देंगे। कुछ नहीं, उस चैप्टर में से तुमको 10 चीज समझा देंगे, उसी में से आएगा वो। एक तरह से समझो कि जनरल नॉलेज है वो, ठीक है। फैक्स का फुल फॉर्म जानते हो, इंटरनेट का फुल फॉर्म जानते हो, www का फुल फॉर्म जानते हो, जीपीएस का फुल फॉर्म जानते हो। तो ये सब चीज कॉमन चीज है, और जीपीएस कैसे वर्क करता है वो जानना, यस सर। ठीक है। कुछ डेफिनेशन, एब्रिविएशंस, ठीक है। ठीक है ना, कॉल में किए हैं ये डायरेक्शन कॉल बिजनेस। तो देख लो नेक्स्ट मीटिंग में कुछ क्वेश्चन तुम लोग लेके रखो, या कुछ ऐसा टॉपिक रखो जिसमें कि रियल में समझने का जरूरत है। और ना एक और बात बोलेंगे हम, मीटर क्योंकि ब्रिज बता सकते हैं? हेलो हेलो, बोलो फिर से। स्कूल, अच्छा अच्छा अच्छा, वो है नहीं, हटाना है। नहीं, ये सब है एडेड पहले से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ पूछो प्रिंस, पूछो। सर पूरा मीटर ब्रिज बता सकते? हाँ, मीटर ब्रिज सर। मीटर ब्रिज तो कुछ नहीं, हो तो बहुत आसान है। फिर तुम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जैसे वो न्यूमेरिकल आता है सर, कंपाउंड न्यूमेरिकल माइक्रोस्कोप। आता है उसमें। हाँ, वो न्यूमेरिकल जो आता है वो बेसिकली बहुत, वो चीज बेस्ड है किस पर, जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, वेट, है ना। मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें ऐसा अरेंजमेंट हो, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वैसे सर्किट को बोलते हैं जिसमें R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के इक्वल हो। ये जब भी रेशियो इक्वल होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट शो करेगा 0। इसका मतलब इधर से करंट हम दिए तो ये करंट R1 से सीधे R2 में चला जाएगा, R3 से सीधे R4 में चला जाएगा। ये यहाँ पे जंक्शन जो दिख रहा है, इस जंक्शन में ना तो ऊपर से करंट आएगा ना नीचे से करंट आएगा। तो गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन शो नहीं किया मींस उसका नीडल जहां था वहीं रह गया, तो करंट का वैल्यू क्या हो गया? 0। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जब करंट इधर से आया ही नहीं तो यहाँ पे अगर कोई रेसिस्टर भी लगा हो तो ये हमारे किसी काम का नहीं है,
क्योंकि जब सर्किट में करंट ही उससे पास नहीं किया तो ये लगा रहा है नहीं लगा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये ओमिट हो गया। अब जब ओमिट हो गया तो हमारा सर्किट ये क्लियर हो गया, R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और इसके इक्विवेलेंट को अगर हम मान लें R डैश और इसके इक्विवेलेंट को मान लें R डबल डैश, तो ये R डैश और R डबल डैश पैरेलल में हो गया। तो हम डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट इज R डैश इंटू R डबल डैश बाई R डैश प्लस R डबल डैश। तो इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। कौन से प्रिंसिपल पे? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो जो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स होगा वो इसी सर्किट पे बेस्ड होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब इस रेसिस्टर के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाले दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, तो ये बीच से कोई करंट पास नहीं करेगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मींस I इक्वल टू 0। इसलिए इस रेसिस्टर को ही हम हटा देते हैं कि ये बिना किसी काम के है, और बिना किसी काम के जैसे इसको हटा दिए हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। R1 से जो करंट आ रहा है वो डायरेक्टली R2 में जा रहा है, R3 से जो करंट आ रहा है वो R4 में जा रहा है, और ये बीच में कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो I का वैल्यू 0 हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसी को हम मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में शो करते हैं कि मीटर ब्रिज में क्या होता है, इस दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। तो रेशियो जब इक्वल हो गया तो अगर इस दोनों में से कोई एक रेसिस्टर हमको नहीं मालूम है तो उसका हम वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि रेशियो जब इक्वल है R1 R2 R3 R4 में 3 मालूम हो कोई एक नहीं मालूम हो तो उसका वैल्यू हम बता सकते हैं। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीटर ब्रिज। अब जो तो मीटर ब्रिज पूछे तो अब हमको फिर से आना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट में। कैसे एक्सपेरिमेंट में आना पड़ेगा? तो अब उस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये डायग्राम बनाए कि यहाँ पे एक रेसिस्टर है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर है, यहाँ पे लाए, एक टर्मिनल यहाँ पे लाए, और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किए। ये वायर 1 मीटर का होता है और इसके पैरेलल में एक मीटर स्केल रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। एक मीटर स्केल रखते हैं जिसमें 1 मीटर का होता है वो, ये स्केल पर मार्किंग होता है। ये मीटर लगा रहा है, मीटर स्केल लगा हुआ है, तो कहीं से कहीं तुम लेंथ देखोगे तो मीटर स्केल देख के बता दोगे ये लेंथ कितना है। और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ते हैं, यहाँ पे एक स्विच होता है और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए, तो ये ए बी हो गया। ये तो बस सोर्स के लिए दिया हुआ है 3 वोल्ट, ये की है। और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर, जो तुम लैब में जाओगे तो एक जॉकी मिलता है, वो जॉकी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है, और उसको हम लोग जहां मन वहां इस वायर पर एक एंड से दूसरे एंड तक उसको स्लाइड करते हुए जाते हैं। तो ये रेसिस्टर R1 है, ये रेसिस्टर R2 है, और ए बी एक वायर है। अब ए बी वायर का लेंथ 1 मीटर है। अब इधर से करंट सप्लाई हो रहा है, इधर से करंट जा रहा है, नीचे से भी करंट जा रहा है। इसको स्लाइड करते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग हो जाएगा 0, तो उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। सपोज ये पॉइंट है G। अब इसका लेंथ मेजर कर लेंगे, ये मान लो लेंथ क्या है L। तो ये पार्ट टोटल 1 मीटर का था 100 सेंटीमीटर का, तो ये पार्ट हो जाएगा 100 माइनस L। अब करंट 0 है, मींस इसका रेशियो और इसके रेशियो का वैल्यू इक्वल हो गया। तो R1 बाई R2 इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट बाई रेसिस्टेंस ऑफ JB पार्ट, ये इक्वल हो गया। तो इसमें से हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा हो गया ये R1 बाई R2, और इधर का लेंथ है L और इधर का लेंथ है 100 माइनस L, ये लेंथ के इक्विवेलेंट हो गया। अब लेंथ तो तुम स्केल देख के बता दिए, तो L मालूम हो गया, ये L मालूम हो गया, और R1 R2 में से कोई एक का वैल्यू नोन हो कोई एक अननोन हो,
तो हम R1 और R2 में से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी को तो मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसमें सीखना था क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज को इसमें अप्लाई करना था हमको और ये रेशियो दिखाना था। तो वहां भी हम देखे थे कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो इस वाले पोर्शन में करंट का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए करंट इधर से फ्लो नहीं करता है। तो हम फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं कि जो करंट R1 में गया वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होकर सीधे R2 में चला गया, जो करंट नीचे से गया वो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सीधे ए से कहाँ पहुंच गया, बी पर। मीन्स आई करंट इधर से गया, फिर वापस आई करंट इधर से आ गया। क्लियर? हेलो सर। हेलो। हाँ सर, एक सर्किट डायग्राम कैसे सॉल्व करेंगे, एक सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें डायोड हो, वो बता सकते हैं? एक सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे मतलब? सर डायोड हो जिसमें, तो उसमें करंट निकालना हो, या वो कैसे, मतलब? क्या दिक्कत है, मान लो यहीं पे डायोड लगा हुआ है, यहीं पे डायोड लगा हुआ है, R1 की जगह पे D1 है यस सर। और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट का है। तो फॉर्मूला तुम जानते हो, V इक्वल टू क्या, IR। अब अगर डायोड का रेजिस्टेंस तुमको मालूम है तो करंट बता सकते हो, करंट कितना पास कर रहा है वो मालूम है तो रेजिस्टेंस बता सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो। फॉर्मूला तुमको वही अप्लाई करना है। ठीक सर है, मतलब फॉर्मूला V इक्वल टू IR। हाँ बोलो। तो मतलब एक सिंपल सा एक सर्किट गिवन है जिसमें डायोड कहीं पे भी लगा हुआ है, फिर उसके बाद पूछेगा जैसे कि ये ये देखो ना, यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, ठीक है। ये डायोड D1 है, ये 100 वोल्ट का है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ, कोई तीनों में से कोई दो वैल्यू तुमको मालूम होगा, तीसरा निकालना होगा। तो V इक्वल टू IR से V निकालेंगे, I इक्वल टू V/R से I निकालेंगे, R इक्वल टू V/R से R निकालेंगे। तो मतलब डायोड का रेजिस्टेंस हम लोग को गिवन रहेगा? दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो यहाँ बगल में एक रेजिस्टर दे देगा, बोल देगा ये 2 ओम का है। सर आइडियल डायोड में मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 रहता है ना? हाँ सर आइडियल बोलो। डायोड में, हाँ सर आइडियल डायोड में उसका डायोड का रेजिस्टेंस अगर 0 रहा। हाँ, जीरो नहीं होता है। अगर तुमको जीरो दिया हुआ है तो जीरो नहीं, तो बगल में रजिस्टर दिया हुआ रहेगा। तुम ओके सर। सेल देखे हो ना, सेल देखे हो, यस सर। ये किसका, ये सेल का नोटेशन है ना। कभी कभी यहाँ लिखा रहता है 10 वोल्ट, ठीक है, क्या लिखा रहता है, 10 वोल्ट। और कभी कभी लिखा रहता है 10 वोल्ट 0.2 ओम, यस सर, इंटरनल उसी सेल में 10 वोल्ट दिया हुआ है और कहीं दिया हुआ है 0.2 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है, क्या लेना है, 0। यहाँ पे रेजिस्टेंस तुमको नहीं लेना है, सेल का कंसीडर नहीं करना है, मानना है 0। यहाँ पे दिया हुआ है तब तुमको मान के चलना ही पड़ेगा। तो मतलब एट द एंड, मतलब ये डायोड में रेजिस्टेंस दिया रहेगा अगर वो आइडियल नहीं है तो? अगर नहीं दिया रहेगा तो उसके बगल में एक रेजिस्टर बना देगा। यस सर, वही। ठीक है, अब तुमको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना होगा कि ये फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है कि रिवर्स बायस्ड हो रहा है। अगर फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है तो करंट निकालोगे, रिवर्स बायस्ड हो रहा है तो इन्हीं फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, I इक्वल टू V/R, तुम्हारा कुछ वैल्यू निकल गया और आंसर क्या था, 0। तो करंट तब निकालना है जब पहले सर्किट में चेक कर लेना है कि डायोड हमारा कैसे कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्टेड है कि रिवर्स बायस्ड में कनेक्टेड। यस सर, समझ गया। ठीक है,
तो अगले क्लास में क्वेश्चन लेके रखो, जो डाउट होगा सब क्लियर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल रखेंगे सर अगले के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली ना ये सेमिनार का डेट तो हम लोग का पहले से ही फिक्स रहता है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, फिर जब हम लोग करवाएंगे तो पूरा क्वेश्चन के का लिस्ट बना के बैठना, जिससे कि वो टाइम को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग फ्रूटफुल कर रहे हैं। ये क्लास नहीं हो रहा है, क्लास में होता है कि सब टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, तो ये क्लास नहीं है, ये एक तरीके से हेल्प है। ये हम लोग सारे टीचर लोग ये सोचे कि इस एक साल में कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाया, तो हम लोग उसको कैसे हेल्प करें, यही इसका पर्पस है। तो इसीलिए सर और जो डिलीटेड सर क्वेश्चन देने के लिए बोले थे वो सर हम दे भिजवा दीजिएगा देंगे। ना सर? सर हमको भेजेंगे ना, तुमको मिल जाएगा, मेल व्हाट्सएप सब मिल जाएगा तुमको। भेज देंगे हम यस व्हाट्सएप सर। कर देंगे। हाँ नहीं, वो हमको भेजेंगे ना, सब हम भेज देंगे तुम लोग को, है ना। सबको मिल जाएगा, जितने लोग भी रजिस्टर किए सबको मिल जाएगा। ठीक है सर, तो और तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, हम thank लोग you. एंड करते हैं। फिर हम लोग 15 डेज 20 डेज के बाद एक और बार रखेंगे, इसलिए तुम लोग पहले से तैयारी करके बैठना इस बार। ठीक है, हमने बस कंटेंट लेके बैठना। यस सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, ओके, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट।